हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपकी एग्जामपुर की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास में। दोस्तों जैसा कि हम रोज करते हैं, ये क्लास होती है रोज सुबह 5 बजे। और दोस्तों ये क्लास यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, सीआरपीएफ, एयरफोर्स इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ना देखना भूलिएगा। तो दोस्तों इसमें हम वैसे तो काफ़ी आर्टिकल्स थे लेकिन उसमें कुछ खास पॉइंट नहीं थे, लेकिन ये दो है कि जो पूरी की पूरी दो अलग अलग टॉपिक के ऊपर एक तरह की पूरी नॉलेज ही दी जा रही है। यहाँ पे क्वेश्चन तो कोई नहीं बन पाया, लेकिन जो नॉलेज है ना वो क्वेश्चन से भी बढ़कर है। ठीक है दोस्तों, एक तो है डाटा के ऊपर। डाटा क्या होता है? जैसे आपके पास फेसबुक आईडी है, आपके पास गूगल आईडी है, आपके पास अमेजोन में आईडी है। दोस्तों ऐसे में जब आपका नाम भरते हो, आईडी भरते हो, फोन नंबर भरते हो और बहुत सी चीजें भरते हो, और फेसबुक में तो आप क्या क्या नहीं करते, तो वो होता है आपका डाटा जो आपसे संबंधित होता है, ये उसके ऊपर आर्टिकल है। और दूसरा जो दुनिया है, जिस तरह के वहाँ पे बायलैटरलिज्म चल रहा है या फिर इंडिया और यूएस के जिस तरह से रिलेशन चल रहे हैं, उस पर ये आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, तो बात शुरू होती है ये आर्टिकल से, इंडिया यूएस वाले जैसा आर्टिकल है उसके ऊपर। दोस्तों इसमें क्या बात की जा रही है, वो कहते हैं ऑपरेटिव वर्ड मस्ट बी बायलैटरलिज्म। तो दोस्तों यहाँ पे जरा समझने की बात है, ये आर्टिकल है किसके ऊपर, पूरी की पूरी सिचुएशन आपको समझ लगेगी। दोस्तों ग्लोबल पॉलिटिक्स इज चेंजिंग एट ए फास्ट पेस। ग्लोबल पॉलिटिक्स इज चेंजिंग एट ए फास्ट पेस। वो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो बहुत जल्दी बढ़ रही है। वो कहते हैं जो रथ है, जो इसका रथ है, वो जो शांति का रथ है, ज्वाइंट कोऑपरेशन का रथ है, मल्टीलेटरलिज्म का रथ है, लिबरलिज्म का रथ है, वो कहीं ना कहीं जो कंट्रोल किया जाता था यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो अब कहीं ना कहीं से वार हॉर्स बनता जा रहा है और अलग अलग तरह से कहीं ना कहीं यूनिलेटरलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म और आइसोलेशनिज्म की तरफ बढ़ रहा है। और फिर यहाँ पे वो बात करते हैं द ग्लोबल ऑर्डर इज नाउ डिपिंग इनटू ए वोर्टेक्स ऑफ डिसरप्शन। ठीक है दोस्तों, किसकी वजह से? यूनाइटेड नेशन की वजह से, चाइना की वजह से और ब्रेक्जिट जो हो रहा है उसकी वजह से। वो कहते हैं, फिर यहां पे वो इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की क्या बात करते हैं? वो कहते हैं कि इट आल्सो स्टैंड, जो इंडिया है वो भी, उसकी फॉरेन पॉलिसी भी कभी इस तरह से फंसी हुई है। यहां पे वो बात करते हैं इट हैज ए क्रूशियल डिसीजन मेकिंग इन टर्म्स ऑफ जर्नी अहेड। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, जैसे कि कंटिन्यू विद इट्स टाइम टेस्टेड स्टेबल पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, पहला। दूसरा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तीसरा ज्वाइन द, देखिए जो नॉन अलाइन मूवमेंट में इंडिया था उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं, ज्वाइन द बैंड वैगन ऑफ यूनिलैटरलिज्म, बी ए परमानेंट ट्रीटी एली ऑफ वन ऑफ द सुपर पावर, फाइनली embark upon a calculated trip with the objective of expansion in terms of forging new relations। देखिए पहले इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट में जुड़ा ताकि वो जंग की रेस में ना जाए। फिर इंडिया धीरे धीरे एक यूनिलैटरलिज्म की तरफ आया, जब मतलब जैसे इंडिया एक सुपर पावर के साथ चला गया था जैसे रशिया के पास। तीसरी बार उन्होंने कहा है कि इंडिया अब एक नए रिलेशंस की ओर बढ़ रहा है और अपने ताकत को और बढ़ाता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे फिर वो आगे बात करते हैं कि क्या बात करते हैं, कंसेप्चुअलाइजेशन टाइज। यहां पे वो कहते हैं इंडिया यूएस टाइज हैव शेप्ड ऑफ द गुड, बैड एंड अगली। द गुड इज लिंकेज टू हिस्टोरिकल टर्म्स, ए की एग्जांपल ऑफ बीइंग द इंडियन यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल रही है एक दूसरे के साथ में कॉम्परेशन की, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। द ऑनगोइंग डिफेंस कोऑपरेशन जो हमारी चल रही है उनके साथ, जो बिलियंस ऑफ डॉलर में होने जा रही है। फिर वो कह रहे हैं कि इंडिया ने अमेरिका के साथ दोस्ती को बढ़ाने के लिए अब फाउंडेशनल 3 एग्रीमेंट भी साइन कर लिए हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन मेमोरेंडम एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं अब इसमें बैड क्या है? बैड इज करंट ट्रेड चैलेंजेस। ये तो गुड चीजें होगी ना, वो कहते हैं गुड है, बैड और अगली है। जो कहते हैं कि यूएस हाइपर नेशन ऑफ इंडिया with China in the trade war and it called for the removal of developing country WTO में से, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसमें अगली क्या है, 1971 की वार में यूएस ने अपनी फ्लीट को पाकिस्तान के लिए भेज दिया था, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वो कहते हैं अब क्या है, द बैड एंड द अगली बट ए सेंस ऑफ द करंट मूड एट कैपिटल हिल
दैट प्रिसीडेड द हाई प्रोफाइल विजिट टू हाउस्टन। इस बार जो हाउस्टन में गए हैं, एक हाई प्रोफाइल विजिट दी, इसने पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल के रख दिया है। और दूसरी तरफ इंडिया के जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, तो ये सब बातें हैं। अब देखते हो इसके बाद आता क्या है, पॉइंट ऑफ कंसर्न, चिंता की जो बातें हैं यहाँ पे वो सबसे पहली तो बात ये करते हैं। फर्स्ट ये क्या है, अब देखिए यहाँ पे इंडिया और यूएस के रिलेशन के कुछ पॉइंट ऑफ कंसर्न्स है। पहला, द रीसेंट एंड एब्रप्ट अबंडनमेंट बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कुर्द। अब देखिए यहाँ पे कुर्द की बात आ गई ना। देखिए क्या हुआ था सीरिया में, सीरिया में आईएसआईएस फैल गया था, ठीक है दोस्तों। आईएसआईएस के खिलाफ किसने जंप लगाया, यूएस ने, और यूएस को साथ किसने दिया, कुर्द ने, ठीक है दोस्तों। अब जब आईएसआईएस खत्म हो गया है और नई सरकार बनते ही ट्रंप की वहां की आर्मी वहां से निकल गई और कुर्द को अकेला छोड़ दिया गया और टर्की अब इनके ऊपर हमले कर रहा है। तो कहते हैं ऐसा करने के बाद इंडिया किस तरह से विश्वास कर सकता है कि जो अफगानिस्तान की इंडिया की पॉलिसी है उसके ऊपर इंडिया के साथ खड़ेगा, वो पहला। दूसरा, अब दूसरी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको मजाक नहीं, थोड़ा सीरियसली दूसरी बात यहां पे करते हैं कि पाकिस्तान को लेकर, कि विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, वो कहते हैं कि यहां पे बहुत सारे कंफ्यूज सिग्नल है। कैसे, वो कहते हैं जब जेम्स मार्टिस है उन्होंने पाकिस्तान का कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म किया है, और दूसरी तरफ यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, इमरान खान हमारा दोस्त है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फौजों को अफगानिस्तान से निकालना चाहते थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद अब वो तीसरा बात आती है, जो थर्ड बात आती है वो क्या है, थर्ड बात है द यूएस कैंपेन फॉर इरान न्यूक्लियर डील, जो 2015 में ठीक है हुई थी, उसको लेकर अब ऑयल को खरीदने को लेकर जो सैंक्शंस लग रहे हैं ये भी इंडिया को प्रॉब्लम दे रहे हैं। क्योंकि इंडिया को तो अब यहाँ पे वो सबसे बड़ी बात तो ये कह रहा राइटर कि ठीक है ईरान से तेल नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप कह रहे हैं, लेकिन आज हमें वो कह रहा है कि रशिया के साथ अपनी बहुत साल पुरानी दुश्मनी छोड़ दो, दोस्ती छोड़ दो, और उसके बाद ये क्या गारंटी है कि वो उसके साथ ट्रांजैक्शन शुरू नहीं कर देगा और इंडिया बीच में रह जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद आता है डिस्पाइट दीज कॉन्ट्राडिक्शंस एंड चैलेंजेस, इन चैलेंजेस और कॉन्ट्राडिक्शन के चलते भी हमारे पास बहुत सारी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को खड़ा करने की इंडिया के पास। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को यह पक्का करना चाहिए कि इंडिया और यूएस के बायलैटरल सर्वाइव्स कहीं ना कहीं यूनाइटेडलिज्म के अंतर्गत तनाव में ना आए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो कहते हैं जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियर रेंज ट्रीटी से इंडिया बाहर चला गया है, अमेरिका रशिया के बीच में जो थी 1987 में हुई थी आर्म्स रेस को खत्म करने की, अब उसके अंतर्गत कह रहा है कि वो और सारी मिसाइल डिप्लॉय करेगा एशिया में। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ऊपर से जो काटसा एक्ट के अंतर्गत जो रशिया से इंडिया S-400 मिसाइल खरीद रहा है उसके ऊपर भी सैंक्शन से बचना है इंडिया को। तो ये सब बातें हैं। अब वो कहते हैं कि लेकिन हमारा एक पोटेंशियल है बहुत बड़ा, क्या इंडिया कैन बी एन इफेक्टिव सप्लायर। वो कहते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा सप्लायर बन सकता है सिर्फ आउटसोर्सिंग हब की बजाय। वो कहते हैं इंडियो पैसिफिक द यूएस व्यू, यूएस इंडिया को देखता है चाइना को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इंडिया इसको अपनी एक इकोनॉमिक आर्थिक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। तो ये सारा आर्टिकल दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ आया होगा। इन्होंने बहुत ही अच्छे और तरीके से पूरी हिस्ट्री को एक शेप में लेके आए हैं ताकि हमें चीजें समझ में आए। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो मैं कहूंगा उसको एक बार पीछे जाके जरूर रिपीट करके देखें, ये आपको बहुत बेनिफिशियल है। और अगला आर्टिकल ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लीजिए। पिछला आर्टिकल तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब ये आर्टिकल किसके ऊपर है, डाटा के ऊपर। किसके ऊपर, डाटा के ऊपर। अब दोस्तों एक बात याद रख लेना, डाटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे, समझ लें। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया डाटा क्या है। आपकी फॉर एग्जांपल फेसबुक आईडी ले लो, फेसबुक आईडी अपना नाम लिख रहा है अपने, आपकी जीमेल आईडी है, आपके दोस्त हैं, आपका अपने बायोग्राफी है, मेरे को क्या सॉन्ग पसंद है, मेरी क्या है क्या नहीं है, कोई तो लिखता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ये है, मेरी वाइफ ये है, मेरी फियोंसे ये है। उसके बाद कोई सॉन्ग लिखता है, कोई अपनी विचारधारा के लगता है, कमेंट करता है, कोई अपनी फोटोज डालता है, कोई अपनी लोकेशन डालता है। तो ये होता है किसी व्यक्ति का पर्सनल डाटा कि वो किस वक्त क्या कर रहा है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंडिया नेशनल डाटा सीरियसली, वो कहते हैं इंडिया को अपना नेशनल डाटा राइट्स को सीरियसली लेना चाहिए। और जो हमारा RCEP एशियान के अंतर्गत एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इंटरनेशनल होने जा रहा है साउथ ईस्ट एशिया देशों के साथ और कुछ और देशों के साथ मिलकर, उसको थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए।
तो अब डाटा की बात होगी। सबसे पहले तो समझाया जाएगा कि डाटा क्या है, इस वक्त के दौर में डाटा की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद में कम्युनिटी डाटा क्या है, फिर उसके बाद इंडिया को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है डिजिटल डाटा क्या है। दोस्तों डिजिटल डाटा, वो कह रहे हैं कि इस डिजिटल इकोनॉमी के दौर में ये डाटा एक सेंट्रल रिसोर्स है। प्राइम मिनिस्टर ने कंपेयर किया है कि डाटा टू बी प्रॉपरली एट एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरा, कि अब कंपेयर डाटा टू प्रॉपरली एट एन इन्वेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरा। वो कहते हैं डाटा बीइंग ए न्यू नेशंस न्यू वेल्थ, डाटा अब किसी भी देश की न्यू वेल्थ है। अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छी वैल्यू दे सकती है। ठीक है दोस्तों, फिर वो कह रहे हैं कि नेशंस रैंक इन इमर्जिंग न्यू ग्लोबल जियो इकोनॉमी और जियो पोलिटिकल हायरार्कीज, ये अब डाटा ही तय करेगा। वो कहते हैं कि ग्लोबल डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो दो देश सबसे आगे हैं, यूएस और चाइना। ठीक है दोस्तों, बाकी देश कहीं ना कहीं उस पर निर्भर होते दिख रहे हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन और मेजर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया भी। तो वो कहते हैं अगर ये डिपेंडेंट हो जाता है कहीं ना कहीं से, ये दो सुपर पावर कंट्रोल कर रही हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि बंदा कोई भी देश इन दो देशों पर आर्थिक और राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं से डिजिटल कॉलोनाइजेशन हो जाएगा उसका। फिर वो कहते हैं शिफ्ट टू डिजिटल पावर, द शिफ्ट टू डिजिटल पावर इज वेरी एविडेंट, 7 ऑफ द टॉप 8 कंपनीज। वो कहते हैं कि जो डिजिटल पावर है ना उसकी बहुत बड़ी ताकत है, 8 में से 7 बड़ी कंपनियां डिजिटल के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, डिजिटल डाटाबेस कॉरपोरेशंस हैं, ये भी वो बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा की बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं इन चीज़ों को लेकर, यूके जैसे देशों में किए गए हैं। नीति आयोग अपना एक डॉक्यूमेंट लेके आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मोर डाटा शेयरिंग विद इन द इकोनॉमी, देश के अंतर्गत, और बेस्ट एक्सेस टू डाटा फॉर डोमेस्टिक बिजनेसेस। चाहे डाटा फेसबुक के पास है, किसी के पास है, डोमेस्टिक बिजनेस के लिए होना चाहिए। बट हाउ दिस इज टू बी एक्चुअली अचीव्ड, वो कहते हैं कि फ्यू डिजिटल कॉरपोरेशंस, डिजिटल डाटा रखने वाली कंपनियां जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, उबर, ये सब डाटा को क्या करती हैं, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कहती हैं कि ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इसको फ्रीली बाहर ले जाती हैं। इस पर नीति आयोग ने कहा है कि मैंडेट किया है कि शेयरिंग ऑफ डाटा फॉर ए सोशल पर्पस। फिर यहां पे वो बात करते हैं एप्रोप्रिएट डाटा पॉलिसी की जरूरत है, वो जो ये पक्का करे कि इंडियन डिजिटल बिजनेसेस को ये डाटा अवेलेबल किया जाए। मोस्ट ऑफ द डाटा फर्स्ट प्लेस इज एलोकेटेड फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटीज, क्योंकि जैसे कि ये इंडियन कम्युनिटीज से एलोकेट किया जाता है, कि देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है, इंडियन कम्युनिटीज से ही एलोकेट किया जाता है। फिर वो यहाँ पे कहते हैं कि ग्लोबल कॉरपोरेशंस लाइक कंसीडर डाटा फ्री। वो कहते हैं कि ग्लोबल कॉरपोरेशन समझती है कि ये डाटा उनकी खुद की जागीर है, वो देने से भी इनकार करते हैं। ये कहते हैं कि बहुत गलत बात है, क्योंकि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट पर्पस के लिए है। फिर वो कहते हैं कि द लॉ लेस लोकजाम, वो कहते हैं कम्युनिटीज लीगल राइट होना चाहिए डाटा ड्राइव के ऊपर, अगर उनको डाटा चाहिए तो डाटा प्रोवाइड किया जाए। फिर कहते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी डाटा निकल के आता है फिर ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी से। यहाँ पे वो बात करते हैं कम्युनिटी डाटा की शुरू हो जाती है। यहाँ पे वो कहते हैं कि डाटा वैल्यू समझनी जरूरी है। यहाँ पे करेंगे कि वाई ए कम्युनिटी शुड own डाटा अबाउट इटसेल्फ, इट हेल्प टू सी डाटा एज द बेसिस ऑफ डिटेल्ड एंड डीप इंटेलिजेंस अबाउट ए कम्युनिटी। डाटा को किसी भी कम्युनिटी को समझने के लिए डीप इंटेलिजेंस के तौर पे यूज किया जाता है। वो कहते हैं हमें केयरफुल इस डाटा को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से इसके द्वारा कम्युनिटीज को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। फिर कहते हैं कि डाटा ऑफ द पीपल प्रोवाइड वेरी, क्योंकि वो कम्युनिटीज के बारे में बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाता है, क्योंकि इससे कहते हैं जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो नए जो इंटेलिजेंस बेस सेक्टर्स है, उसको अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, जैसे उबर और अमेजॉन जैसी कंपनियां करती हैं। और ऐसा डाटा अगर गलत कंपनियों देशों के हाथ में चला जाए तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। फिर उसके बाद करते हैं इट इज फॉर दिस रीजन, इसी रीजन के कारण कम्युनिटीज इंक्लूडिंग ए नेशनल कम्युनिटी शुड इफेक्टिवली कंट्रोल, इसको इफेक्टिवली कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। वो कहते हैं कि ये कहाँ की इंटेलिजेंस करता है, ये कॉम्प्लेक्स और ग्रेजुअल प्रोसेस है क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसके अलग अलग डाटा को अलग तरीके से क्लासीफाई करना करेगा। फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि ग्रेट अमाउंट ऑफ डाटा वुड इंड्यूली बी फुल्ली प्राइवेट टू कॉर्पोरेट कंसर्न्ड।
फिर देखिए इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस डाटा को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और जैसा कि हमने बता दिया कि डिजिटल इकोनॉमी में इसका बहुत अलग यूज़ है। अब यहाँ पे उनको ये है कि अगर इंडिया को डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्यों इंडिया को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद बात आती है कि वेरी कॉम्प्लेक्स डाटा पॉलिसी इशूज़। यहाँ पे बहुत सारे डाटा पॉलिसी इशूज़ आते हैं, जैसे कि डाटा क्लासिफिकेशन, डाटा क्लासिफिकेशन, डाटा ओनरशिप राइट्स, डाटा शेयरिंग, डाटा ट्रस्ट, सो ऑन। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे आगे बात की जाती है कि देखिए प्रिजर्विंग डाटा पॉलिसी, एक ऐसी डाटा पॉलिसी होने की जरूरत है। वो कहते हैं न्यूज़ रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट कि RCEP पार्टनरशिप में जो ट्रेड नेगोशिएशंस हुई हैं उसमें एशियान के साथ जो देश हैं, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इन सब ने मिलकर फ्री डाटा फ्लो का क्लॉज लगा लिया है, जिसमें फ्यू पब्लिक एक्सेप्शंस हैं, और इन एक्सेप्शंस को इस आधार पे देखा गया है कि इसका कोई खास बेनिफिट नहीं होता, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को तो इसका बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होता। फिर यहां पे वो कहते हैं कि विद कंट्रीज येट हार्डर क्लियर अबाउट एप्रोप्रिएट डाटा पॉलिसी एंड डाटा रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स फॉर डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट इज नॉट क्लियर व्हाट द हरी इज टू साइन ग्लोबल फ्री फ्लो ऑफ डाटा एग्रीमेंट। फिर आगे बात करते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी सीम्स टू बी ग्रोइंग, जो डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, इसमें हमें कुछ इस तरह के काम करने चाहिए कि हमारे बॉर्डर्स के अंतर्गत हमें हमारी पॉलिसीज़ को इस्तेमाल किया, हमारे डाटा को इस्तेमाल किया जा सके, इससे ही हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। और दोस्तों यही आर्टिकल है, 2 स्टोरीज अब आपके सामने रख दी गई हैं और आपको अच्छे से करना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूं। दोस्तों आप ये मत सोचना कि क्वेश्चंस रेगुलर नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो आज के 2 आर्टिकल तो समझ लो एक पूरी की स्टोरी रख दी आपके सामने। एक समझ लो कि जैसे आप स्टैटिक बुक्स में पढ़ते हो ना, जैसे एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ये कॉन्सेप्ट था एक तरह से। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।